नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 18वां अध्याय। अध्याय का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो ये जो नाम रखा गया है इस अध्याय का, ये इसलिए रखा गया है बच्चों कि हॉकी के मशहूर खिलाड़ी धनराज पिल्ले का एक साक्षात्कार लिया गया और उसी को इस अध्याय के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो जो साक्षात्कार लेने वाली पत्रकार हैं उनका नाम है विनीता पांडे। विनीता पांडे ने किसका साक्षात्कार लिया था? हॉकी की खिलाड़ी धनराज पिल्ले जी का। और ये जो साक्षात्कार है, पहले इस शब्द को भी हम समझ लेते हैं। साक्षात्कार का अर्थ होता है सामने लाना या प्रकट होना। तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से विनीता पांडे जी धनराज पिल्ले जी के जीवन की कुछ झलकियां हम तक लेकर आई हैं कि उनका बचपन कैसे बीता, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, वो पढ़ाई में कैसे थे, उनके माता पिता कैसे थे, और उन्होंने जो ये मुकाम हॉकी के क्षेत्र में हासिल किया है, इसको उन्होंने किस तरह से हासिल किया है, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सभी आज हम जानेंगे इस अध्याय के माध्यम से। तो चलिए आइए पढ़ते हैं साक्षात्कार। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। और ये किसका साक्षात्कार है बच्चों? धनराज पिल्ले का। किसका? धनराज पिल्ले का, जो एक महान हॉकी खिलाड़ी है। हम सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये जो चित्र नजर आ रहा है ये किसका है? धनराज का। और ये इंटरव्यू या साक्षात्कार लेने वाली कौन है? विनीता। रिपोर्टर कौन है बच्चों? विनीता। और इनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो देखते हैं कि विनीता धनराज से क्या क्या सवाल करती है साक्षात्कार के दौरान। तो पहला जो प्रश्न करती है विनीता वह है, खिड़की पुणे की तंग गलियों से होकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। तो इस प्रश्न का धनराज क्या आंसर देते हैं? धनराज कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा था, हम बहुत गरीब थे। धनराज के बारे में है ये सब। ये धनराज अपने बारे में बता रहे हैं। जब विनीता ने प्रश्न किया तो धनराज कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो मुश्किलों से भरा था, हम बहुत गरीब थे, और जो मेरे दोनों बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी का शौक़ हुआ, और हॉकी स्टिक खरीदने तक की मेरी हैसियत नहीं थी। इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर मैं काम चलाता था। तो धनराज के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह हॉकी स्टिक खरीद सके स्वयं के लिए, तो वह अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक मांग मांग करके काम चलाते थे, उधार मांग करके काम चलाते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते, और वो हॉकी स्टिक कब मिलती धनराज को? जब उनके दोस्त जो है खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का मैं इंतज़ार करता। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। जो धनराज है उनको जो हॉकी स्टिक है कब मिली? जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। तब जो उनके बड़े भाई की जो हॉकी स्टिक थी तब वह उनको खेलने के लिए मिली। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। तो उनके भाई का तो सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, भारतीय कैंप के लिए। तो उन्होंने अपनी जो स्टिक है अपने छोटे भाई मतलब कि धनराज को दे दी। तो धनराज कहते हैं कि वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए उसका बहुत महत्व था, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली थी। धनराज ने अपनी जूनियर हॉकी कब खेली थी बच्चों? 1985 में। कहाँ खेली थी? मणिपुर में। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। तो धनराज उस समय कितने साल के थे बच्चों? 16 साल के थे। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। तो धनराज का चेहरा उस समय दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा था। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मतलब कि धनराज बहुत अच्छा खेलते थे, कोई भी उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। और धनराज बहुत जुझारू थे, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम के लिए
चुन लिया गया या सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन प्रदर्शन खेला और हमने धूम मचाई। तो उस वर्ष जो है धनराज ने और उनके बड़े भाई रमेश रमेश इनके बड़े भाई का नाम है, और उन्होंने इतना अच्छा खेला कि चारों तरफ धूम मचा दी। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल, इसी समय धनराज के अंदर उम्मीद जागी कि उनको जो है 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। लेकिन उनको उम्मीद तो थी कि बुलावा आएगा ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से, लेकिन उनको बुलावा नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। तो धनराज बता रहे हैं कि उनका जो नाम है वह 57 खिलाड़ियों की, जो उम्दा खिलाड़ी है 57, उनकी लिस्ट में नहीं था। मगर एक साल बाद ही ओलिवन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। धनराज ने क्या बताया है कि एक साल बाद ही उनको ओलिवन एशिया कैंप के लिए एशिया कप के लिए चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो तब से लेकर के आज तक धनराज जो है आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा धनराज बता रहे हैं। ये बॉक्स में देखिए बच्चों, धनराज के बारे में क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं इसको भी। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडेय ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से कर देता है। किसके बारे में लिख रही है बच्चों विनीता? धनराज के बारे में। तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग है। ये सारी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई गई है, किसके बारे में बताई गई है बच्चों? धनराज के बारे में। उनके व्यक्तित्व में कई रंग है और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो धनराज के बारे में क्या बताया गया है कि वह ठेठ जमीन से उठे, मतलब कि बहुत गरीब थे और आसमान तक की ऊंचाई को उन्होंने तय किया है, मतलब कि ऊंचे शिखर पर जो पहुंचे हैं, कामयाबी तक पहुंचे हैं, वह ठेठ जमीन से उठ करके कामयाबी उनको जो है प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं बच्चों। विनीता अगला प्रश्न करती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं, हमें भी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं धनराज? मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद मैं एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही नहीं हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी बता सकते हैं। तो मजाक में जो है धनराज पिल्ले क्या कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, फिसड्डी था बिल्कुल, और 10वीं भी जैसे तैसे पास की है। और वो बताते हैं कि सच कहता हूँ, अगर मैं हॉकी का इतना बेहतरीन खिलाड़ी नहीं होता तो शायद मैं एक चपरासी भी नहीं लगता। लेकिन वो कहता कि लेकिन मुझे गर्व है, धनराज जी बताते हैं कि लेकिन मुझे गर्व है कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और हंसते हुए कहते हैं कि अगर शादी की बात करते हो मेरी, तो मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी आप कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है विनीता करती है कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी आप आक्रामक हो जाते हैं? तो धनराज इस बात का उत्तर देते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है, उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो लेखक जो धनराज है वह बताते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा है, वो हमारा पालन पोषण करने के लिए बहुत संघर्ष करती थी, और लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। कई लोग होते हैं कि छिपा देते हैं और ऊपर से अच्छा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धनराज कहते हैं मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मेरे मन में जो होता है मैं बोल देता हूँ। पीठ पीछे चुगलियाँ करने की मेरी आदत नहीं है, और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो दूसरे लोग भी मुझे उकसाते हैं। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो धनराज ने क्या बताया अपने बारे में बच्चों कि उनकी माँ ने उनको बहुत मुश्किल से पाला पोसा था। और धनराज कहते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में मेरे मन में कोई बात आती है तो मैं झट से कह डालता हूँ और पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे जो गुस्सा आता है एकदम से, उसके लिए मुझे कई बार पछताना भी पड़ता है। लेकिन मैं हूँ बहुत भावुक इंसान, किसी को मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता।
और दोस्तों और परिवार की मैं बहुत कद्र करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो मेरे को माफ़ी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं होती। अगला जो प्रश्न विनीता करती है बच्चों, कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो इस प्रश्न का उत्तर धनराज देते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाइयों बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात को सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही हैं और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो धनराज ने परिवार के बारे में क्या बताया है बच्चों, कि मुझे जो है सबसे अधिक जो प्रेरणा मिली है मेरी माँ से मिली है। और जो माँ है उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है हमेशा से। और धनराज बताते हैं कि मैं सबसे अधिक मेरी माँ के नज़दीक हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मैं सोने से पहले रोज़ मेरी माँ से बात करता हूँ। और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पे पहुँच जाओ, विनम्र बने रहना। और जो धनराज की सबसे बड़ी भाभी है, विनीता नाम है, कविता नाम है उनका, तो उसके लिए भी बोला है कि वह भी मेरे लिए माँ से कम नहीं है, वह भी मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं। फिर आगे विनीता प्रश्न करती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास क्या होती है बच्चों, एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। तो धनराज क्या बताते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया था। तो जो धनराज है उन्होंने कृत्रिम घास कब देखी थी बच्चों, 1988 में, जब वो नेशनल में भाग लेने के लिए, राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्लाहो मुझे कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। तो ये जो दो नाम आए हैं, सोमैया और जोक्विम, तो ये दोनों पिल्ले को, धनराज को एक कोने में ले जाकर के कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस घास को छू छू कर देख रहा था। झुक झुक कर छू छू कर क्यों देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले धनराज ने कभी भी ऐसी घास नहीं देखी थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास उगाई जा सके। फिर आगे विनीता प्रश्न करती है कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। तो धनराज इसका आंसर देते हैं कि मेरी जो पहली कार है सेकंड हैंड अरमाडा थी। पहली कार जो उन्होंने ली थी वह सेकंड हैंड अरमाडा ली थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब मैं हॉकी नामी खिलाड़ी बन चुका था। तब तक मैं काफ़ी मतलब तब तक धनराज जो है काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुके थे। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में ही सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। क्या खबर छपी थी बच्चों धनराज के बारे में, कि हॉकी का जो सितारा है, नामचीन खिलाड़ी है, वह अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार का खर्चा चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। तो जो धनराज है वह इतना ही कमा पाते थे जिससे कि उनके परिवार का खर्चा चल सके। उन्होंने अपनी बहन की शादी भी की थी पैसे जमा करके, और हर महीने उनको माँ को भी पैसे भेजने पड़ते थे। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो धनराज ने क्या बताया है कि आज जो है उनके पास एक फोर्ड आइकन कार है जिसे उन्होंने सन 2000 में खरीदा था, और वह किसी की गिफ्ट दी हुई गाड़ी नहीं है, बल्कि मेरी गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। फिर आगे विनीता प्रश्न करती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने
इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो धनराज बताते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता था। वो कहते हैं कि आज जो खिलाड़ियों को मिलता है उसके मुकाबले मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। तो धनराज ने क्या बताया है बच्चों कि विदेश में खेलने से जो उनको कमाई हुई थी, तो उससे उन्होंने 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड, कहाँ पे बच्चों? भाऊ पाटिल रोड, कहाँ पे? भाऊ पाटिल रोड पर एक जो है फ्लैट खरीदा था, 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट। और घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। तो 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने क्या दिया? उनको फ्लैट दिया पवई में। और वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं होती। ये देखिए बच्चों, हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी। फिर विनीता प्रश्न करती है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो धनराज कहते हैं कि बहुत अच्छा। हम राष्ट्रपति से मिले, तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो विनीता के पूछने पर कि सेलिब्रिटीज़ के साथ आप जब बैठते हो तो आपको कैसा लगता है, तो धनराज बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और राष्ट्रपति से जब मैं मिला तो मुझे यह महसूस हुआ कि मैं भी कितना नामी गिरामी हूँ। मतलब मेरा भी कितना नाम है दुनिया में, और हॉकी के चलते ही यह प्रतिष्ठा जो है मुझे मिली है। तो ये था बच्चों हमारा आज का अध्याय कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज बन गया। तो यह धनराज पिल्ले पर आधारित था। इनका एक साक्षात्कार था जिसमें विनीता नाम की रिपोर्टर ने इनसे प्रश्न किए। तो आज इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।